अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ़िज़िक्स का निहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का ताल्लुक़ आपके आने वाले चैप्टर्स के बहुत सारे टॉपिक से, चाहे वो फर्स्ट ईयर है चाहे वो सेकंड ईयर के बहुत सारे टॉपिक से इसका ताल्लुक़ है। अगर जो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आ जाता है तो आप इजीली आने वाले टॉपिक्स को समझ पाएंगे। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही इस टॉपिक का नाम लिया जाता है या इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स का, तो स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, कतराते हैं कि हमें ये टॉपिक ना करना पड़े, ना टेस्ट देने पड़े। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को निहायत ही आसान तरीके में मैं समझाऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आप लोग आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक। आज के जो स्टूडेंट्स हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है उसको समझेंगे। फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट उसको डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करेंगे, जो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के वजह से रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल। और 3D विजुअलाइजेशन स्टूडेंट्स इस वीडियो के एंड में मैं दिखाऊंगी आपको। ये विजुअलाइजेशन टोटली हैंडमेड है, मैंने खुद बनाई है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, एक्साइटेड आप हो जाएंगे, एक्साइटमेंट होने वाली है इस लेक्चर के एंड में। आप लोग इस विजुअलाइजेशन को देखने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और एट द एंड मैं आपको बताऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड फ़िज़िक्स की चंद एक एग्जाम्पल्स जो हम आने वाले टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे निहायत ही डिटेल के साथ। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। If the product of two vectors results in a vector quantity, जब दो वेक्टर्स को ज़रब दें और जवाब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आए तो ऐसी प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब स्टूडेंट्स, इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, और या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसको क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखें, वेक्टर प्रोडक्ट को ज़ाहिर करने के लिए हम क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आ जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ जाए, इस वजह से इसको कहा जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने दो वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई करने हैं उनके दरमियान हम जो सिंबल यूज़ करेंगे, अलामत यूज़ करेंगे, वो क्रॉस की होगी, इस वजह से इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ए वेक्टर, फ़र्ज़ करें कोई भी वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्रॉस के तरीके से, तो जवाब हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी सी वेक्टर ही आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई भी वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो हम जितने भी वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे वेक्टर्स, उनके मैग्नीट्यूड को भी डिस्कस करेंगे और साथ डायरेक्शन को भी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैथमेटिकल फॉर्म पहले इसकी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट आ रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी में स्टूडेंट्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की देखें तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट्स, ए बी साइन ऑफ थीटा ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन यूनिट वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो हमेशा डायरेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। कहीं पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है, हम यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, तो ये एन यूनिट वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट्स, ये ए जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। गौर करें तो इस पर मैंने एरो हेड ऊपर वेक्टर का निशान नहीं लगाया हुआ।
थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड एन यूनिट वेक्टर दरअसल क्या होता है, ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन, और ये हमेशा किसी भी प्लेन या किसी भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और मैथमेटिकली अगर हम लोग देखना चाहते थे तो ये फॉर्म थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की ये वाली। इसको हम अभी आने वाले चंद मिनट्स में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से हम इसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब सवाल स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ए बी कॉज ऑफ थीटा वहाँ पे आता है, तो यहाँ पे ए बी साइन ऑफ थीटा क्यों आ रहा है, साइन ऑफ थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जवाब हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स हमें समझने की ज़रूरत है फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या फ़िज़िकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलते हैं हम फ़िज़िकल मीनिंग की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए कि ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा क्यों आता है, इसको समझने के लिए हम फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट की फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट्स क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, यानी पहला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू फर्स्ट वेक्टर के जो आपके पास सेकंड वेक्टर है, फ़र्ज़ करें बी वेक्टर है, उसका वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बनती है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी। और देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसकी साइड्स पे ये लंबी लाइंस लगाई हुई हैं, इसका क्या मतलब है, ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो स्टूडेंट्स देखें, वेक्टर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। वेक्टर बी के को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूँगी। एक होगा आपके पास एक्स कंपोनेंट बी कॉज ऑफ थीटा और दूसरा वाई कंपोनेंट बी साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स ये रिजॉल्व करना हमने पहले सीखा हुआ है। अच्छा, अब हमने देखना है कि वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर या राइट एंगल पे या 90 डिग्री पे है। तो स्टूडेंट्स देखें, बी कॉज ऑफ थीटा तो ए की डायरेक्शन में है, तो हम ये तो नहीं लेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, बी साइन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी साइन ऑफ थीटा। तो आप यहाँ से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ए बी साइन ऑफ थीटा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा क्यों नहीं लिखते, साइन ऑफ थीटा क्यों लिखते हैं। अब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी हम बी क्रॉस ए फाइंड करके देखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बी क्रॉस ए किसके बराबर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए जो है वो हमारे पास बराबर आ रहा है बी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, ए को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बी आ जाएगा और साथ जो ए का कंपोनेंट बी के परपेंडिकुलर है वो है ए साइन ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा बी ए साइन ऑफ थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो अब यहाँ से आपके पास बी, फ़र्ज़ करें कि ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है और थीटा हमारे पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान 30 डिग्री है। तो इनकी वैल्यूज़ जब पुट करें स्टूडेंट्स तो आपके पास आंसर आ जाता है 3। इसी तरह से जब हम लोग ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये आपके पास वही वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, आंसर फिर से आपके पास क्या आ जाता है 3। यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाता है बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं, सेम आ जाती हैं। वजह क्या है, वजह इसकी है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, चाहे आप बी ए साइन ऑफ थीटा लिखें चाहे ए बी साइन ऑफ थीटा लिखें।
अब हम स्टूडेंट्स चलते हैं डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के रिज़ल्ट में आता है उसकी फाइंड करेंगे, और इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसको नाम दिया जाता है राइट हैंड रूल का। अब राइट हैंड रूल से क्या मुराद है, इसको हम 4 स्टेप्स में, जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में बनने वाला नया वेक्टर हम देखते हैं उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम हर वक्त जो रूल यूज़ करेंगे वो राइट हैंड रूल होगा, और उसको फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें 4 स्टेप्स जो हैं, ये वाले 4 स्टेप्स, इनको फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास जो भी गिवन वेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमें 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए और बी वेक्टर दोनों की टेल्स को हमने जोड़ना है, और इस तरह से जोड़ना है कि ये एक प्लेन बन जाए। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो ये ब्लैक लाइंस में मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये दरअसल क्या है, एक प्लेन। तो प्लेन बन जाएगा, डिफ़ाइन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम अगर ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, ये याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डायरेक्शन फाइंड कर रही हूँ ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, तो हम ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे। यहाँ पे ये एरो हेड का निशान देख लें स्टूडेंट्स, ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे, तो रोटेट ए टूवर्ड्स बी थ्रू स्मॉलर एंगल। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं ए को बी की तरफ यहाँ से यहाँ तक भी रोटेट कर सकती थी, ये वाली मैं डायरेक्शन भी ले सकती थी रोटेशन की, लेकिन मैंने ये नहीं ली क्योंकि ये कंडीशन है कि आप लोगों ने जब भी ए को बी की तरफ रोटेट करवाना है तो एंगल ऑफ रोटेशन स्मॉलर होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स में से ये एंगल जो है ये स्मॉलर एंगल है, इस वजह से मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करूँगी ए को बी की तरफ। तीसरा स्टेप है कि अब मैं अपना राइट हैंड लूँगी और उस राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको कर्ल करूँगी इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जैसा कि मैं अब आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, कि ये देखें मेरे पास ये है मेरा राइट हैंड, ठीक है। तो मैं राइट हैंड को ए के ऊपर रख लेती हूँ और अपनी फिंगर्स जो हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको ए से बी की तरफ इस तरह से कर्ल करती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, ये ए से बी की तरफ मैं कर्ल कर रही हूँ, तो ये मेरी है कर्ल ऑफ द फिंगर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी ए से बी की तरफ मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा रही हूँ। और जो मेरे राइट हैंड का थंब है स्टूडेंट्स, ये मेरा जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप यहाँ पे देखें, ये ए से बी की तरफ जब मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट कर रही हूँ तो थंब पॉइंट कर रहा है आपकी तरफ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ए और बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया है जो कि मेरे थंब की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। और आपको पता है डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर्स यूज़ करते हैं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो मैं या नॉर्मल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस वजह से ये डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको समझ आ गई होगी जो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी, ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो एन यूनिट वेक्टर दरअसल किसको जाहिर करता है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को, जो इस केस में अपवर्ड है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि इसमें ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, ये देखें स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी जो है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी इज़ परपेंडिकुलर बी वेक्टर। स्टूडेंट्स ये याद रखें, यहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं ए क्रॉस बी और ए सेम थिंग्स हैं। नो, ए एक अलहदा वेक्टर है, बी एक अलहदा वेक्टर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद एक नया वेक्टर आएगा जिसको ए क्रॉस बी का नाम दिया जाता है। या स्टूडेंट्स आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये आपका
आपके पास सी वेक्टर, एक वेक्टर है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और ये ज़रूरी नहीं है कि ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर के, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हों, लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हों, कोई और एंगल भी हो सकता है। एम यूनिट वेक्टर ये क्या है? इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये जो एम यूनिट वेक्टर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल डायरेक्शन में है, इसी वजह से इस प्लेन के नॉर्मल होने की वजह से इसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर या एम यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे वेक्टर बी क्रॉस ए जो है इसकी डायरेक्शन फाइंड करूँगी राइट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हुए। तो वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे सिंपली मैं जस्ट आपको बताऊँगी राइट हैंड यूज़ करते हुए। ये मेरा राइट हैंड है स्टूडेंट्स। अब मैं राइट हैंड यूज़ करूँगी बी क्रॉस ए को फाइंड करने के लिए। तो पहला वेक्टर यहाँ पे क्या है? बी। तो मैं बी पे अपना राइट हैंड रखूँगी और इसकी फिंगर्स को ए की तरफ रोटेट करूँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अपनी फिंगर्स को पीछे की डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी? अब इसको डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स जो हैं ये एंटी क्लॉकवाइज तो हैं, हो सकती है रोटेशन, लेकिन क्लॉकवाइज कैसे की जाए? तो मैं अपने हाथ की डायरेक्शन इस तरह से चेंज कर लूँगी। अब स्टूडेंट्स मेरा राइट हैंड जो है इसकी फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हैं, ये देखें इस तरह से। तो स्टूडेंट्स अब जो मेरा थंब है, मेरे राइट हैंड का थंब है, ये डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए रिप्रेजेंट करेगा और इस केस में स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस होगी डाउनवर्ड। पहले जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन थी थंब की। अब जो है इस तरह से जब मैं करूँगी, इस तरह से बी से ए की तरफ रोटेट करूँगी अपनी फिंगर्स को, तो मेरा थंब जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और यही बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी, यानी डाउनवर्ड। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया राइट हैंड यूज़ करते हुए, राइट हैंड रूल यूज़ करते हुए, ये हमारे पास आई है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन डाउनवर्ड, जैसा कि इस केस में आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ रही है? अपवर्ड आ रही है। तो यहाँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जब हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर था बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, लेकिन स्टूडेंट्स डायरेक्शन जो है वो दोनों की अपोजिट है। ए क्रॉस बी की जो है वो अपवर्ड है और बी क्रॉस ए की डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ए क्रॉस बी जो है स्टूडेंट्स वो बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने जहन में रखना है, इस बात को मैंने बड़ी तफसील से ये बात समझाई है। अब हम चलते हैं इसकी 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन की तरफ, जो मैंने अपने हाथ से बनाई है आपको दिखाने के लिए। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। इनको मैंने ए वेक्टर को येलो कलर से और बी वेक्टर को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन दोनों वेक्टर्स की टेल को मिलाया गया है स्टूडेंट्स, ताकि हम एक प्लेन बना सकें। तो ये जो आपके पास वाइट पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इसका प्लेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवाएंगे। तो हमने ये देखें, ये हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवा रहे हैं, ये हम वेक्टर बी की तरफ रोटेट करवा रहे हैं। इस तरह से हम वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ, ये इनकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। तो वेक्टर ए को वेक्टर बी की तरफ स्टूडेंट्स हमने रोटेट करवाया। अब हम यूज़ करेंगे अपना राइट हैंड। तो स्टूडेंट्स ये मेरा राइट हैंड है।
अब मैं इसको यूज़ करूँगी, इस ए के ऊपर अपना राइट हैंड रखूँगी और मैं अपनी फिंगर्स को घुमाऊंगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में। आपने देखा है ए को बी की तरफ रोटेट करवाया गया है, तो मैं अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको भी ए से बी की तरफ रोटेट करवाऊंगी। ये देखें इस तरह से, तो ये मैंने इस तरह से रोटेट करवाना है और जो मेरे राइट हैंड का थंब है इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने क्या करना है, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो ये आपके पास जो इरेक्ट थंब है आपके राइट हैंड का, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पे आपकी तरफ हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने ब्लू लाइन से ये इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वेक्टर। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर आप इसको सी वेक्टर भी कह सकते हैं। यहाँ इसको मैंने मेंशन किया हुआ है सी वेक्टर से। और स्टूडेंट्स आप ये गौर करें तो ये जो मैंने आपको व्यू दिखा रही हूँ ये टॉप व्यू है, यानी मैंने ऊपर से खड़े होके इसको दिखा रही हूँ, ये टॉप व्यू है। अब हम इसके फ्रंट व्यू की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये फ्रंट व्यू है। ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इन दोनों को का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये देखेंगे इरेक्ट थंब जो रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर हम सामने से देखें तो इरेक्ट थंब की डायरेक्शन ये होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी के परपेंडिकुलर जो है ये आपके पास आ जाएगा सी वेक्टर, जिसको हम ए क्रॉस बी वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। इस केस में आपके पास जो डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हुए अपवर्ड आ रही है। अब स्टूडेंट्स हम बी क्रॉस ए लेंगे, यानी वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हम वेक्टर बी को वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवा रहे हैं इस तरीके से। तो अब आप गौर करें तो वेक्टर बी को जब वेक्टर ए की तरफ रोटेट करवा के आते हैं तो ये आपके पास जो डायरेक्शन बन रही है ये क्लॉकवाइज बन रही है। अब यहाँ पे मैं वेक्टर बी के ऊपर अपना राइट हैंड अगर रखूँ स्टूडेंट्स, तो मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल नहीं कर सकती, रोटेट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, मैं अपने राइट हैंड को अब इस तरह से कर लूँगी। अब मैं अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगी, मैंने अब वेक्टर बी पर अपना राइट हैंड रखना है और अपने फिंगर्स को रोटेट करना है वेक्टर ए की तरफ। तो मेरा जो थंब है ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ ए बी क्रॉस ए। जी स्टूडेंट्स, मैं अपने राइट हैंड को इस तरह से घुमाऊं कि मेरे राइट हैंड की फिंगर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें। तो स्टूडेंट्स अगर मैं हाथ को सीधा रखूं तो मेरे हैंड की जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर सकती, वो एंटी क्लॉकवाइज ही कर सकती हैं। उसके लिए मुझे अपने हाथ को अपने जो थंब है उसको नीचे की तरफ करना पड़ेगा। अब जो मेरी फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं फ्रॉम बी टू ए। तो देखें मेरा जो थंब है ये किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है ये वाला जो वेक्टर है स्टूडेंट्स ये मुझे बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो देगा, और वो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। तो ये स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 3 डायमेंशनल व्यू आपको मैं दिखाना चाह रही थी, हैंडमेड 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स अब आज का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो क्या था, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स फर्स्ट है आपके पास टॉर्क की एग्जाम्पल, जो इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बड़ी तफसील के साथ। आप लोगों ने 9th 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए मल्टीप्लाई किया तो जवाब हमारे पास टॉर्क आएगा। और टॉर्क क्या है स्टूडेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद
फोर्स हमारे पास है Q इंटू वी क्रॉस बी। ये स्टूडेंट सेकेंड ईयर का टॉपिक है, आप सेकेंड ईयर क्लास में पढ़ेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। ये दरअसल क्या है, ये फोर्स है और ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लें, जवाब आपके पास फोर्स आएगी। और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स क्या किसकी है, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट आपके पास एग्जाम्पल थर्ड है, वो है एंगुलर मोमेंटम। एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको। और स्टूडेंट्स ये है आर क्रॉस पी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स ये 3 एग्जांपल्स हैं। आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले दिनों में हम ये बड़ी तफसील के साथ ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देनी थी, वो मैंने दे दी। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक निहायत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी अभी तक कन्फ्यूजन्स हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिस्पांस दूंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।